अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आज हम दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे। और ये मॉडल पेपर है आपके हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का। पहला मॉडल पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि वो पहला मॉडल पेपर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। हिंदी साहित्य के भी 2 मॉडल पेपर अर्धवार्षिक के उपलब्ध करवा रखे हैं, उनको देख करके भी आप अपना मूल्यांकन कर सकें। 3.25 घंटे का पेपर होना है, 70 नंबर का पेपर होना है और निर्देश वही है जो हर पेपर में रोल नंबर लिखने हैं, पेपर पर सभी प्रश्न करने हैं, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं और जिनके आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ लिखने हैं और सभी प्रश्नों के क्रमांक जरूर लिखने हैं। अपनी मर्जी से कोई क्रमांक नहीं लिखना है। खंड ए देखें। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके विषय से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो क्लासें यहाँ पर अपलोड होती रहती है। खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके देखिए कि 3 आपके आरोह गद्य से आते हैं, 3 आरोह पद्य से आते हैं, 2 आपके व्याकरण से आते हैं और 2 आपके वितान से आते हैं और 2 प्रश्न हो गए आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से। वापस देखिए, 3 प्रश्न आपके आरोह गद्य से, 3 पद्य से, 2 व्याकरण के, 2 अभिव्यक्ति और माध्यम, 2 आपके सहायक पुस्तक वितान। कुल 12 अभ्यास हो गए, एक एक नंबर का 12 नंबर के। पहला देखिए, पारिभाषिक शब्दावली से पूछा गया है कि कैबिनेट शब्द का क्या अर्थ है। समिति है, संघ है, मंत्रिमंडल है, मंत्री। तो कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। स वाला सही है, स वाला ऑप्शन सही है। कैबिनेट का अर्थ मंत्रिमंडल है। दूसरा प्रश्न देखिए, परिपत्र शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा। सर्कुलर होगा, टेंडर होगा, कॉपी होगा, मिनट्स होगा। तो परिपत्र के लिए सही शब्द जो होगा वो सर्कुलर होगा। ये एक ही लेटर जब बहुत ज्यादा पत्र पाने वाले को भेजा जाता है तो उसको सर्कुलर या परिपत्र कहते हैं। टेंडर का मतलब निविदा होता है, टेंडर का अर्थ भी आपको आना चाहिए निविदा। मिनट्स का मतलब कार्यवृत्त होता है और इससे पहले आपके एजेंडा होता है, एजेंडा यानी कार्यसूची, ये भी आपको आना चाहिए। कॉपी का मतलब प्रतिलिपि होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पर क्या मांगते चलती है। अनाज, पानी, फल, रुपए। तो वो गंगा मैया का जयकारा लगा करके पानी मांगती है। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिरीष के फूल ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस संग्रह से उद्धृत है। ये कुटज से उद्धृत है। आलोक पर्व, अशोक के फूल या कल्पलता। तो शिरीष के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कल्पलता संग्रह से लिया गया है। 5वां प्रश्न है, भक्तिन पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने किसकी संघर्षपूर्ण आवाज में भी पढ़ा जाना चाहिए। एक कर्मठ सेवक की संघर्षपूर्ण आवाज में, एक ग्रामीण मजदूर की संघर्षपूर्ण आवाज में, स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज में, दलित और शोषित जन की संघर्षपूर्ण आवाज में। तो इसका स वाला ऑप्शन सही है कि स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज में भी इसको पढ़ा जाना चाहिए। 6वां प्रश्न कह रहा है, कवि को कागज का पन्ना किसकी तरह लगता है। चौकोर खेत की तरह, रंग बिरंगे आसमान की तरह, नायिका की ओढ़नी की तरह या मनोरम प्रकृति की तरह। तो जो कागज का पन्ना है इसको रूपक दिया गया है चौकोर खेत के समान। ए वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप संकलित अंश किस काव्य का अंश है। ये गीतावली का अंश है, रामचरितमानस का अंश है, कवितावली का या विनय पत्रिका का। तो ये अंश है रामचरितमानस का। रामचरितमानस का जो लंका कांड जो है उसका अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नाम से संकलित किया गया है।
तुलसी की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसी की। कवि निराला ने अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसको कहा? क्रांति को कहा, बाढ़ को कहा, अकाल को कहा, बिजली को कहा। तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया कहा क्रांति को। जो क्रांति या जो विप्लव होने वाला है, विरोध होने वाला है, उसको कहा है अस्थिर सुख पर। जो शोषण करके शोषित जनों ने जो सुख प्राप्त कर लिया वो अस्थिर सुख है, क्योंकि उस पर हमेशा क्रांति की छाया मंडराती रहती है। 9वां प्रश्न, जनसंचार के किस माध्यम में पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा होती है? पढ़ने की सुविधा प्रिंट मीडिया है, अखबार वगैरह। सुनने की सुविधा रेडियो, और देखने की सुविधा टीवी, टेलीविजन। अब ऐसा कौन सा जनसंचार का माध्यम है जिसमें ये तीनों ही गुण है? वो है आपका अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, तो इंटरनेट। कौन सा उत्तर हो जाएगा? इंटरनेट इसका सही हो जाएगा। ये प्रिंट अखबार है, पढ़ने की सुविधा, रेडियो में सुनने की सुविधा, टीवी में देखने की सुविधा, और इंटरनेट पे तीनों की सुविधा। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के जो कथन दिखाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्षदर्शियों के कथन क्या कहलाते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, लाइव, एंकर विजुअल या एंकर बाइट। तो उसको कहते हैं हम एंकर बाइट। प्रत्यक्षदर्शियों के कथन एंकर बाइट कहलाते हैं। लाइव सीधा प्रसारण होता है, जैसे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण होता है, लाइव कहलाता है। ब्रेकिंग न्यूज तत्काल दर्शकों तक खबर पहुंचाना, तत्काल दर्शकों तक खबर पहुंचाना, वो ब्रेकिंग न्यूज। एंकर विजुअल दृश्य के साथ जो एंकर है वो खबर बताता है, दृश्य यहां मिल जाते हैं, एंकर विजुअल उसे कहते हैं। सिंधु सभ्यता की किस सबसे बड़े शहर की नगर योजना अभिभूत करती है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर हैं। कितने? दो। पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। इसमें मोहनजोदड़ो की नगर योजना बहुत सिस्टमेटिक है, ए वाला इसमें सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहा, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं, ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करने वाली रचना कौन सी है? जूझ है, सिल्वर वेडिंग, पहलवान की ढोलक या अतीत में दबे पांव। तो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्यों की बात की है, और मूल्यों की घिसने की कहानी है सिल्वर वेडिंग। वह वाला सही। मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग, जिसमें मूल्यों की घिसने की कहानी है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन लिपि। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। दूसरा प्रश्न कह रहा है, हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां सम्मिलित है? 18 से 22। कितनी बोलियां? 18 से 22 बोलियां सम्मिलित है, और 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सीधा अर्थ निकल रहा है, तो जब सीधा अर्थ निकले, लोक प्रचलित अर्थ निकले, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, तो वहां कौन सी लक्षणा मानी जाती है? लक्षणा के 2 भेद हैं। लक्षणा के 2 भेद माने गए हैं। एक तो होता है आपके प्रयोजनवती लक्षणा, और दूसरा है रूढ़ा लक्षणा। तो रूढ़ा लक्षणा में तो किसी रूढ़ी को आधार बनाया जाता है, रूढ़ी को आधार बना करके लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन होता है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रयोजनवती लक्षणा। शून्यो कहूं तरु अर्क ते अर्क समान उदोत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर आप इस पंक्ति को ध्यान से देखेंगे तो अर्क अर्क शब्द 2 बार आया है। अर्क अर्क शब्द 2 बार आया है। एक शब्द का अर्थ हो गया आंकड़ा, जो आंकड़े का पौधा होता है, आंकड़ा जानते हो, आंख। और अर्घ का समान हो गया सूर्य, यानी आंकड़ा जो है वो कभी सूर्य के समान प्रकाश देने वाला नहीं हो सकता। मतलब
समान शब्द होने से गुण समान नहीं हो जाते हैं, इसलिए यहां पर आपके शब्द दो बार आए, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। यमक कौन से अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है? तो अनुप्रास जो अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके अपठित गद्यांश से संबंधित है। पुस्तकालय के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, उसके महत्व के बारे में ये गद्यांश दिया गया है। इसको 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो पुस्तकालय का महत्व, या लाभ भी लिख सकते हैं, पुस्तकालय का लाभ। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? अगर हम पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता देखेंगे, यहां आया है कि सबसे बड़ा लाभ उपयोगिता क्या है? ज्ञान वृद्धि। इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान वृद्धि। फिर कह रहा है तीसरा प्रश्न, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का क्या योगदान है? मनुष्य के लिए पुस्तकालय का क्या योगदान है? तो यहां पर आया देखिए कि एक तो मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है, पुस्तकालय क्या करता है? पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। फिर कह रहा है ये आपका ज्ञानवर्धन करता है। पुस्तकालय क्या करता है? ज्ञानवर्धन करता है। और अवकाश के समय में ये हमारा सच्चा साथी है। पुस्तकालय अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी है, सदुपदेश भी देता है और मनोरंजन भी करता है। फिर देखिए कौन से छात्र अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं? कौन से छात्र? तो यहां पर आया देखिए कि एक तो उच्च कक्षा के छात्र और किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले छात्र जो है अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। पांचों प्रश्न, पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सबसे पहले तो संधि विच्छेद करना आना चाहिए। पुस्तक धन आलय, और यहां आपकी होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। और अवकाश के समय में हमारा सच्चा साथी कौन है? पुस्तकालय। इसी प्रकार एक चौथा प्रश्न आता है अपठित पद्यांश वाला। यहां देखिए गांधी जी के बारे में ये अपठित पद्यांश दे रखा, गद्यांश नहीं। इसको हम पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज, जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। जीवन ने कई बार उकसाकर मुझे अनलंघ्य सागरों में फेंका है, अगन भट्टियों में झोंका है, मैंने वहां भी ज्योति की मसाल प्राप्त करने के यत्न किए, बचने के नहीं। तो क्या इन टटकी बंदूकों से डर जाऊंगा? तुम मुझको दोषी ठहराओ, मैंने तुम्हारे सुनसान का गला घोंटा है, पर मैं गाऊंगा चाहे इस प्रार्थना सभा में। तुम सब मुझ पर गोलियां चलाओ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। तो गांधी जी जो मानवता के मसीहा हैं, मानवता की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष गांधी जी के बारे में ये पद्यांश है। कवि ने किस महापुरुष के भावों का उल्लेख किया? पहले ही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गांधी या गांधी जी। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कल फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि मानवता की रक्षा करने वाले पुरुष, मानवता की रक्षा करने वाले, मानवता की रक्षा करने वाले हर जन्म में मानवता या मानव सेवा कर दो, मानव सेवा की चाह रखते हैं। यानी मानवता की रक्षा करने वाले मनुष्य चाहे मर भी जाएं, लेकिन वो जितनी बार जन्म लेंगे हर बार वो मानव सेवा की चाह, इच्छा मन में रखेंगे। सुनसान का गला घोंटा है।
सुनसान का गला घोटा का मतलब हो गया कि जो मनुष्य का जो मानव मन है, यानी जो सूना मानव मन है, उस सूने मानव मन में आशा का संचार किया है, आशा की उमंगे भरी है, आशा का संचार किया है। इसलिए सुनसान का गला घोटा है, यानी जो व्यक्ति चुपचाप रहता था उसका गला घोट दिया, अर्थात उसको जो है आशा और उमंगे नजर आने लगी है। कवि किसे प्यार से सितार पर बजाने के लिए कह रहा है, कवि किसे प्यार से सितार पर बजाने के लिए कह रहा है, तो यहां से हो जाएगी 2 लाइनों में, कातरता, चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खोज जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार से सितार पर बजाऊंगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ये शीर्षक हो जाएगा मानवता के मसीहा महात्मा गांधी। अजेय शब्द का पर्यायवाची गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। अजेय शब्द का जो समानार्थी आया है वो है अनलंग्य। अनलंग्य या अलंग्य भी कह दें तो भी सही है। इसके बाद आपका खंड ब शुरू हो जाता है, जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में इंटरनेट पत्रिका का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, यानी इंटरनेट पर जो भारत में पत्रकारिता हुई उसके विकास को यहां दिखाना है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है कि भाषा में जो शब्द का अर्थ होता है, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो अनर्थ में बदल जाएगी, इसलिए भाषा को सहूलियत से बरतना आना चाहिए। सही शब्द के लिए सही अर्थ का प्रयोग हमें करना चाहिए। जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे? जीजी ने कहा कि यदि हमारे पास कम है, उस कम में से हम अगर दान करेंगे तो उसका महत्व ज्यादा है। यदि किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए है और यदि वो उसमें से कुछ हजार भी दान कर दे तो उस दान का इतना महत्व नहीं है। जिसके पास 1000 ही है वो 1000 में से ही अधिकांश राशि दान कर दे। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? यशोधर बाबू चाहते थे कि जो उनकी जो संस्कृति है वो उस संस्कृति के साथ रहें, संस्कृति का पालन करें, लेकिन बच्चों ने, पत्नी ने जो आधुनिकता वाली जो संस्कृति है उसको अपनाना शुरू कर दिया और प्राचीन संस्कृति को छोड़ दिया। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के संवाहक हो गए और उनकी पत्नी और बच्चे ये सब जो आधुनिक पीढ़ी के संवाहक हो गए। यशोधर बाबू चाहते थे कि बच्चे और पत्नी उनका कहना माने, हर बात में उनकी सलाह ली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहने के पीछे जो कुएं मिले हैं वहां, एक तो कुओं की बहुत ज्यादा संख्या मिली है, एक स्नानागार मिला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति वाली सभ्यता है। खंड 6 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, निराला जी की बादलरा कविता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। बादलरा कविता जो निराला जी की है, जो बादल को क्रांति दूत कहा है, बादल को क्या कहा? क्रांति दूत कहा है। उसका उद्देश्य क्या है? जो शोषित जन है, उच्च वर्ग द्वारा जो शोषित लोगों का शोषण किया गया है वो यहां बताना है, और एक निश्चित सीमा तक ही उनका शोषण हो पाता है। उसके बाद जब वो जागृत हो जाते हैं और क्रांति करते हैं तो इस शोषक वर्ग का खात्मा हो जाता है। रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। जो फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयां लगा रखी है, फिराक गोरखपुरी, इनकी जो रुबाइयां हैं, उन रुबाइयों में से ये प्रश्न है कि दीपावली का कैसे वहां कवि ने चित्रण किया, राखी का त्योहार का कैसे चित्रण किया।
सीरीज के फूल नामक पाठ में लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के किस द्वंद्व का संकेत किया? यहाँ कोई भी क्षेत्र हो, जब तक धक्का मार करके पुरानी पीढ़ी के लोगों को नई पीढ़ी अपनी जगह से हटा नहीं देती है, तब तक वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति में तो ये अक्सर देखने को आता है, 90-100 साल उम्र हो जाती है फिर भी व्यक्ति अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता है। फलस्वरूप जो नव युवक है, युवा पीढ़ी है, वो उनको किनारे कर देती है। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो राजा साहब थे वो पहलवान को पहले अपने राज दरबार में रखते थे और उनकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था वो घोड़ों की रेस पर पैसा खर्च करता है और पहलवान को वो अपने दरबार से निकाल देता है। इसी प्रकार एक 12वां प्रश्न देखिए, जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर भाव यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि वो भले ही बात तो करते हैं, भले ही वो जो उनका पुत्र है उस पुत्र की नौकरी पर उसने नौकरी कैसे प्राप्त कर ली, उसको 1500 रुपये महीना कैसे मिल रहा है, उस पर वो आपत्ति करते हैं, लेकिन मन में ही मन में वो बड़ा गर्व भी महसूस करते हैं। यानी किसी तरीके से वो विरोध करते हुए भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेखक आनंद यादव संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है। आप इससे सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं। किस प्रकार खेतों में और जो भैंसों के ऊपर उसने कविता की पंक्तियां लिखी वो भी उसके संघर्ष को दिखाती है। और पढ़ाई छूट जाने के बाद किस प्रकार दत्ताजी राव का सहारा लेकर के, उनकी मदद लेकर के वो अपनी पढ़ाई को सुचारू कर पाता है। उसमें अपने पिता की डांट भी खाता है। संघर्ष आदमी को महान बनाता है। सिंधु घाटी सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। न तो वहां पर ऐसे कोई राजा के प्रमाण मिले हैं, न धर्म के प्रमाण मिले हैं। वहां समाज पोषित वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। जूझ उपन्यास एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवी जीवन के खुरदरे यथार्थ की गाथा। वो कवि जो आनंद यादव है, जिनका मराठी उपन्यास है आत्मकथात्मक जूझ, उसमें से ये लिया गया कि जूझ जिस किशोर की यहाँ विवेचन किया गया, वर्णन किया गया जिस किशोर का, उसने वो सारा दर्द, वो सारी तकलीफें खुद भोगी है और गांव के जीवन को उसने जिया है। उसके बाद देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट विषय पर एक आलेख लिखना है और फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय लिखना है और जैनेन्द्र का भी साहित्यिक परिचय लिखना है। ये तो छायावाद के कवि हैं और जैनेन्द्र जो मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, मनोवैज्ञानिक कहानीकार। उसके बाद देखिए, खंड द में व्याख्या वाले प्रश्न भी शामिल हैं। व्याख्या करनी है तो ये आपकी व्याख्या ली गई है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो लक्ष्मण मूर्छा ये अंश लगा रखा है, उसमें से यह है, जब शक्ति बाण लक्ष्मण को लग जाता है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं और उस संजीवनी बूटी लाने पर जो हताश और निराश वानर सेना थी, वानरों का समूह था, वो प्रसन्न हो जाता है। और ये ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे करुण रस में वीर रस आ गया, करुण रस में वीर रस। इसी तरह उषा कविता जो शमशेर बहादुर सिंह की है, उस उषा कविता में जो प्रकृति के जो बिंबों का यहाँ वर्णन किया है उसका यहाँ वर्णन है। इसी प्रकार ये एक गद्यांश की व्याख्या है। गद्यांश की व्याख्या में देखिए, भक्तिन वाले पाठ में से महादेवी वर्मा का ये अंश है। अथवा में देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का सीरीज का फूल लगा रखा है वहां से है। फिर आपको पत्र एवं प्रारूप लेखन में एक निविदा तैयार करनी है खेलकूद सामग्री खरीदने की,
और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 की पूरक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना है तो एक विज्ञप्ति जारी करनी है और 4 में से एक विषय पर निबंध लिखना है। राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व, महिला सशक्तिकरण, बढ़ता विज्ञान घटते मानवीय मूल्य, राजस्थान और पर्यटन की संभावनाएं। ठीक है, इस प्रकार ये पेपर था। सभी पेपर का आप अवलोकन करें और अपनी तैयारी को परखें।